बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रियाज अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपको इम्पोटेंसी यानी नामर्दी यानी कि मर्दाना कमज़ोरी के बारे में बताऊंगा और इसके रिलेटेड उन बीमारियों का भी बताऊंगा कि जो मर्दाना कमज़ोरी का बायस बनती हैं, और लास्ट में इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स और परहेज़ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आप मेरी न्यू वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। अगर जी आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि इम्पोटेंसी यानी नामर्दी क्या चीज़ है। तनाव यानी इरेक्शन ना होने की वजह से इंटरकोर्स के वक्त जो मर्द बहुत ज़्यादा लाचारी महसूस करता है, इसको हम इम्पोटेंसी कहते हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ में इंटरकोर्स करने की सलाहियत नहीं रहती और इसमें नुक्स वाक़ हो जाता है और ख्वाहिश बहुत थोड़ी रह जाती है जो कि कारामद नहीं होती। मर्दों में इंटरकोर्स की नाकाबिलियत को इम्पोटेंसी या नामर्दी कहते हैं। अगर मर्ज़ कम हो तो इसको ज़ोफ़े बा कहते हैं, अगर मर्ज़ शदीद हो तो इसको इम्पोटेंसी या नामर्दी कहते हैं। व्यूअर्स, अभी चलते हैं इम्पोटेंसी की वजूहात की तरफ। सबसे पहला जो है वजह है वो है पैदाशी नुक्स। दूसरी वजह है मुश्तज़नी यानी मास्टरबेशन, हम जिन्स परस्ती, जना, कसरत जरियान और एतलाम की वजह से आज़ा में सुस्ती पैदा होकर इम्पोटेंसी यानी नामर्दी वाक़ हो जाती है और आप मायूसी, फ़िक्र, गम, किल्लत सीमन, जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी और क़ुव्वत बा में कमी का शिकार हो जाते हैं। नशे के बेकसरत इस्तेमाल से भी इम्पोटेंसी हो जाती है। ज़्यादा मोटा होना इम्पोटेंसी का बायस बन सकता है और जिस्मानी कमज़ोरी से भी इम्पोटेंसी वाक़ हो जाती है। व्यूअर्स, इम्पोटेंसी में सबसे पहले हम बात करेंगे प्री मैच्योर एजैकुलेशन की। इसका मतलब है यानी रॉन्ग टाइम ऑफ डिस्चार्ज। व्यूअर्स, इंटरकोर्स से पहले या उसके दौरान फ़ौरन ही आपका सीमन का इखराज हो जाए तो इसको हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन कहते हैं। इस पर मरीज़ का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। आजकल के मर्दों में ये बीमारी बहुत आम हो गई है। 20 साल का लड़का हो या 40 साल का आदमी, सब ही इसी के शिकार हैं। अगर आपको इस कंडीशन में 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं तो इसको हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन काउंट करेंगे। व्यूअर्स, अभी चलते हैं वजूहात की तरफ कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन की वजूहात क्या हैं। तो इसकी 2 मेन वजूहात हैं, एक फ़िज़िकल और दूसरी साइकोलॉजिकल। व्यूअर्स, सबसे पहले फ़िज़िकल वजूहात जानते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है, आपको शुगर है, आपको थायराइड का मसला है, आप मस्टरबेशन यानी मुश्तज़नी करते हैं, आप कसरत जमा यानी इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको अगर कब्ज़ है, आप मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं यानी मिर्च मसाले वाली अशिया ज़्यादा खाते हैं, आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं और अगर आप खाना खाने के फ़ौरन बाद इंटरकोर्स करते हैं तो आप प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो सकते हैं। जरियान और एतलाम में मुब्तला लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। जो लोग शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की मेडिसिन लंबे अरसे से खा रहे हों वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हसास हैं तो फिर भी आप प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो सकते हैं। व्यूअर्स, अभी चलते हैं साइकोलॉजिकल रीज़न्स की तरफ। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो ये 100% इम्कान है कि आप प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो सकते हैं। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत आम हो गई है। स्ट्रेस कम लें वरना आप प्री मैच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो सकते हैं। एंग्जाइटी यानी घबराहट प्री मैच्योर एजैकुलेशन का बायस है। ज़्यादा टेंस रहना, इससे भी प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो जाती है। आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से टेंशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करें क्योंकि ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन की सबसे बड़ी वजह हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से भी आपको प्री मैच्योर एजैकुलेशन हो सकती है। व्यूअर्स, अभी हम चलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या चीज़ है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी तनाव में कमी या तनाव का बिल्कुल ना होना। जब भी आप एक्ट करने जाते हैं तो आपकी प्रॉपर इरेक्शन नहीं होती और इस वजह से आप एक्ट को सही तौर पर अंजाम नहीं दे पाते, और अगर इरेक्शन होती भी है तो बहुत जल्दी चली जाती है, तो इसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहेंगे। आम अल्फाज में इसको हम नामर्दी भी कह सकते हैं। इसमें आप इरेक्शन को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते।
व्यूअर्स ابھی چلتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف. اس کی بھی وہی دو مین وجوہات ہیں، فزیکل اور سائیکولوجیکل. سب سے پہلے چلتے ہیں فزیکل وجوہات کی طرف. اگر آپ شوگر اور بلڈ پریشر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی سرجری وغیرہ یعنی آپریشن کروایا ہے، اگر آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، جو مرد 40 سال سے اوپر کے ہو گئے ہیں ان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. زیادہ شراب پینے اور اسموکنگ کرنے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ویورز زیادہ نشہ کرنے سے خون کی سرکولیشن نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ارکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ بن جاتا ہے. مشت زنی، احتلام، جریان، صحیح خوراک کا نہ ہونا، مردانہ ہارمونز کی کمی، یہ سب ارکٹائل ڈسفنکشن کا باعث بنتے ہیں. ویورز ابھی چلتے ہیں سائیکولوجیکل ریزن کی طرف. ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، ٹینشن سے آپ ارکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اس میں مریض کو یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ وہ ایکٹ کر پائے گا کہ نہیں، وہ اپنے پارٹنر کو سیٹسفائیڈ کر پائے گا کہ نہیں. اس کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑ جاتا ہے کہ میں پہلے کچھ نہیں کر پایا تو اس بار بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا. اس طرح کی کنڈیشن میں مریض بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور ارکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتا ہے. ویورز ابھی چلتے ہیں نائٹ فال یعنی احتلام کی طرف. یہ ایک طرح کا سیمن کا ان کنٹرول اخراج ہوتا ہے اور یہ میکسیمم رات کے وقت ہوتا ہے، سوتے وقت. بعض اوقات یہ دن میں بھی سوتے وقت ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرد نیند میں بیڈ ڈریم دیکھ رہا ہے تو اس کو نائٹ فال ہو جاتا ہے. یہ زیادہ تر ارلی ایڈلٹ ایج میں ہوتا ہے. ویورز ابھی چلتے ہیں نائٹ فال یعنی احتلام کی وجوہات کی طرف. ویورز اگر کوئی بندہ ایروٹک موویز دیکھتا ہے یعنی بیڈ موویز دیکھتا ہے تو اس مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. اگر کوئی مشت زنی یعنی ماسٹربیشن کرتا ہے تو وہ بھی اس مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ سٹریس لیتا ہے تو وہ بھی نائٹ فال کا شکار ہو جاتا ہے. اگر کوئی فزیکلی ایکٹیو نہیں رہتا یعنی زیادہ بیٹھے رہنے والا کام کرتا ہے تو وہ بھی نائٹ فال کا شکار ہو سکتا ہے. اگر کوئی میل سیدھا سوتا ہے یعنی اس کی پشت بیڈ کے ساتھ لگی ہوتی ہے تو وہ بھی نائٹ فال کا شکار ہو سکتا ہے. اگر نائٹ فال زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو ایک ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ آپ کو بغیر خواب کے ہی احتلام ہو جاتا ہے. ویورز ابھی چلتے ہیں جریان کی طرف یعنی پیشاب سے پہلے اور پیشاب کے بعد سیمن کے قطرے آنا. اگر کسی مریض کو چھوٹا پیشاب کرتے وقت یا بعد میں سیمن کا اخراج ہوتا ہے تو اس کو ہم جریان کہیں گے. ویورز ابھی چلتے ہیں جریان کی وجوہات کی طرف. کثرت احتلام یعنی زیادہ نائٹ فال ہونے کی وجہ سے آپ کا سیمن بہت پتلا ہو جاتا ہے اور آپ کو پیشاب سے پہلے اور بعد میں قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کثرت جماع یعنی انٹرکورس زیادہ کرنا، اس وجہ سے بھی آپ کا سیمن پتلا ہو جاتا ہے اور آپ کو پیشاب سے پہلے اور بعد میں قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کثرت مشت زنی یعنی ماسٹربیشن زیادہ کرنا، اس سے بھی آپ کا سیمن پتلا ہو جاتا ہے اور آپ کو پیشاب سے پہلے اور بعد میں قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویورز ہومیوپیتھک میڈیسن پر جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کا ٹائم کم ہے لیکن آپ کا پارٹنر یعنی وائف آپ سے سیٹسفائیڈ ہے تو اس کو ہم پری میچور ایجوکولیشن نہیں کہیں گے. جب بھی آپ ایکٹ کریں تو تمام غم فکروں سے آزاد ہو کر کریں. آپ کا ماحول پرسکون ہونا چاہیے. آپ کی اپنی وائف سے ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے. اگر آپ کو ٹائمنگ اور ارکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ نہیں ہے اور ایک یا دو دفعہ آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یار آج مجھے صحیح ارکشن نہیں ہوئی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی خوراک اچھی رکھیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. کیا پتہ اس دن ٹینشن اور سٹریس کی وجہ سے آپ صحیح پرفارم نہ کر پائے ہوں. اور اسی طرح اگر آپ کو ایک دو دفعہ پری میچور ایجوکیشن کا مسئلہ ہو گیا ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے عوامل ہوتے ہیں جس میں ٹینشن اور انگزائٹی انوالو ہوتی ہے جو آپ کو پری میچور ایجوکیشن پر مجبور کر رہی ہوتی ہے. ہاں، اگر یہ عوامل آپ کو مسلسل ہو رہے ہیں، آپ کو 3 سے 6 ماہ ہو گئے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر اس کیس میں آپ کو ڈاکٹر کا وزٹ کرنا چاہیے. ویورز ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سنگل ریمیڈیز بتاؤں، تو آج بھی میں آپ کو 5 سے 6 سنگل ریمیڈیز بتاؤں گا. ویورز سب سے پہلی جو میں ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ڈاکٹر ریکوک کی آر سیریز کی میڈیسن ہے R41. اس میں 7 ہومیوپیتھک میڈیسن مکس ہیں اور یہ پری میچور ایجوکولیشن، ارکٹائل ڈسفنکشن،
नाइट फॉल और जरियान के लिए इंतहाई मौसर मेडिसिन है। अगर आपको नामर्दी है, ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आप में चिड़चिड़ापन है, आप बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं, तो इसके लिए ये इंतहाई मौसर मेडिसिन है। व्यूअर्स, इसको आप खाना खाने से आधा घंटे आप पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आधा घंटा बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 1/4 कप में इसके 15 ड्रॉप्स डालने हैं और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। व्यूअर्स, दूसरी मेडिसिन है एडेल 36। ये भी जर्मनी की मेडिसिन है। इसमें 8 होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स हैं। ये भी प्री मेच्योर एजुकुलेशन, रेक्टाइल डिस्फंक्शन, नाइट फॉल और जरियान के लिए इंतहाई मुअस्सर मेडिसिन है। व्यूअर्स, इसको भी आप खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने से आधा घंटा बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी आपने 1/4 कप में 15 से 20 ड्रॉप डालने हैं और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, अभी मैं आपको नुस्खा नंबर 3 यानी बताने जा रहा हूँ। इसमें PKT 40 और मायोनिया टैबलेट शामिल हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स पहली मेडिसिन की तरफ। PKT 40 ये विल्मार श्वाबे जर्मन कंपनी की मेडिसिन है। इसमें 6 होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स हैं। ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत मौसर मेडिसिन है। अगर आपको प्री मेच्योर एजुकुलेशन का मसला है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला है, अगर आपको नाइट फॉल आउट होती है, अगर आपको जरियान है, तो उसके लिए ये इंतहाई मौसर मेडिसिन है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। आपने खाने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले इसके 15 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालने हैं और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं इस नुस्खे की दूसरी मेडिसिन की तरफ, यानी मायोनिया टैबलेट्स। इसमें भी 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स हैं और ये भी मर्दाना कमज़ोरी के रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उसके लिए मौसर मेडिसिन है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। इसको आपने खाना खाने के आधा घंटे बाद 2 टैबलेट्स इस्तेमाल करनी हैं और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी हैं। व्यूअर्स, अभी चलते हैं नुस्खा नंबर 4 की तरफ। इसमें शामिल हैं डामियाना गोल्ड ड्रॉप्स। ये डॉक्टर रैकविक की एक जर्मन मेडिसिन है। व्यूअर्स, अगर आपको R41 से सही नताइज नहीं मिले तो आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी 7 होम्योपैथिक मेडिसिन मिक्स हैं। इसमें भी आपको मर्दाना कमज़ोरी के रिलेटेड तमाम मसाइल के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। व्यूअर्स, अभी चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। इसके आपने 10 से 15 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। व्यूअर्स, अभी चलते हैं नुस्खा नंबर 5 की तरफ। HR40 ड्रॉप्स। व्यूअर्स, ये पाकिस्तानी मेडिसिन है। ये डॉक्टर मसूद कंपनी की मेडिसिन है। ये असाबी और जिनसी दोनों कमज़ोरियों के लिए इंतहाई मौसर मेडिसिन है। व्यूअर्स, इसको भी बूढ़े और नौजवान दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे अफराद के लिए तोहफ़ा है जो गलतकारी और बेराहरवी की वजह से अपनी सेहत तबाह कर चुके हों। ये भी 8 होम्योपैथिक मेडिसिन का मिक्सचर है और इसकी कीमत भी इंतहाई कम है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। इसके आपने 30 कतरे खाना खाने से पहले 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करने हैं और दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। व्यूअर्स, मैंने आपको जितनी भी होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताई हैं इनका आपने कम अज़ कम 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, अभी आते हैं परहेज़ और टिप्स की तरफ। आपने खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, आपने मुरगन ग़िज़ाओं यानी स्पाइसी फूड का इस्तेमाल नहीं करना, आपने तली हुई अशिया ज़्यादा नहीं खानी, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। केला ज़्यादा खाएं क्योंकि केले में क़ुव्वत बा का ख़जाना ज़्यादा है। अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखें, वर्जिश करें। 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को। पानी का इस्तेमाल दिन में ज़्यादा करें और रात को कम करें। कब्ज़ ना होने दें, खुश रहें, टेंस मत हों, स्ट्रेस मत लें, स्मोकिंग मत करें, शराब मत पिएं, किसी भी नशावर चीज़ का इस्तेमाल मत करें। अपनी वाइफ से ज़हनी आंगी बढ़ाएं। बैड मूवीज़ मत देखें। अपने जहन को पुरसकून रखें। अपने वज़न को कम करें। अच्छी खुराक खाएं। बादाम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गाजर खाएं। रात का खाना रात के सोने से पहले तकरीबन 3 घंटे पहले खा लें। और व्यूअर्स, आपने नमाज पंजगाना का भी एहतमाम करना है और मेडिसिन लेने से पहले 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में सूरह कौसर पढ़नी है और बाद में फिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है और फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करना है।
ویورز آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکیں. اللہ حافظ.